तो मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़की को दिखाया जाता है जिनका नाम केटी और स्लोनी होता है और ये दोनों एक स्टूडेंट होती है जहाँ पर इनका पढ़ाई खत्म होने वाले थे, लेकिन इन दोनों को अपने पढ़ाई पूरी करने से पहले एक प्रोजेक्ट को तैयार करनी थी। इसलिए ये दोनों अपने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश होती है क्योंकि आज तक वो दोनों न्यूयॉर्क नहीं गए थे। इसलिए वो दोनों वहां जाकर काफी सारे एंजॉय करने का प्लान बनाती है। अब अगली सुबह वो दोनों रेडी होकर अपने घर से बाहर निकलती है और तभी वहां पर उन दोनों को लेने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं जो कि FBI एजेंट होता है। उसके बाद जेसन उन दोनों को अपने घर पर ले आते हैं जहां पर उन दोनों की मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन जेसन उन दोनों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाते हैं जहां पर न्यूयॉर्क जाने वाला बस आने वाले थे, इसलिए जेसन भी उन दोनों के साथ वहां पर बैठकर बस का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर केटी उसे कहती है कि अब कुछ देर के बाद बस भी आ जाएगा और बस आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए आप भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको काम में जाने के लिए लेट हो जाएगा और हम वहाँ पर पहुँचते ही आपको मैसेज कर देंगे। ये सुनने के बाद जेसन उन दोनों को कहता है कि तुम मैसेज में कोड वर्ड का यूज करना, जिससे मैं समझ जाता हूँ कि तुम दोनों सही सलामत वहाँ पहुँच गए हो। ये सुनकर केटी जेसन से कहती है कि ठीक है, मैं एप्पल वर्ड्स का यूज करूंगी। लेकिन तभी जेसन उन्हें बताता है कि तुम हर बार अलग अलग वर्ड्स का यूज करना ताकि तुम्हारा कोड कोई समझ ना सके। इतना कहकर जेसन वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर जेसन जाने के बाद केटी और स्लोनी भी एक कैफे में कॉफी पीने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेड और लुकस नाम के दो लड़का भी आ जाता है और तभी उन दोनों की नजर केटी और स्लोनी पर पड़ती है जो कि वहीं बैठकर कॉफी पी रही थी, जिसे देखते ही वो दोनों उसके पास जाकर बातें करने लगता है और उनका नाम भी पूछता है, जिस पर वो दोनों अपने नाम जोई और लीसा बताकर झूठ बोल देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर काफी सारे बातें करने लगता है और तभी वहाँ पर केटी बताती है कि वो लोग अपने प्रोजेक्ट पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर फार्म पर जा रही है, जिसे सुनकर जेड उन दोनों से कहता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जिसे सुनते ही स्लोनी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इधर केटी उन दोनों को उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उनको पता नहीं था कि उन दोनों लड़का के बिहेवियर कैसा है। लेकिन यहाँ पर स्लोनी केटी को उन लोगों के साथ चलने के लिए जिद करने लगती है, इसलिए अंत में केटी भी मजबूरन उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद वो सभी लोग काफी एंजॉय करते हुए वहाँ से निकलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद केटी और स्लोनी देखती है कि जेड और लुकस उन दोनों को फार्म ले जाने की वजह अपने घर पर ले आए हैं, जिसे देखते ही केटी और स्लोनी काफी घबरा जाती है। इसलिए वहाँ पर केटी उन दोनों को तुरंत गाड़ी घुमाकर निकलने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मारिया नाम की लड़की आ जाती है और उन दोनों को बड़े ही प्यार से अंदर बुलाती है और वो कहती है कि तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद जेड और लुकस तुम दोनों को तुम्हारे घर पर छोड़ देगा, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो। ये सुनने के बाद वो दोनों भी मान जाती है। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाकर कॉफी पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर केटी के फोन पर जेसन का मैसेज आता है, जिसे देखते ही केटी तुरंत एप्पल लिखकर मैसेज का रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सही सलामत फार्म पर पहुंच चुकी है। और तभी वहां पर मारिया उन दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उन दोनों को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उनके सर भी भारी होने लगते हैं, जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके खाने में जरूर कुछ मिलाया गया है। इसलिए वो दोनों तुरंत वहां से निकलकर भागने लगती है। लेकिन तब तक उन दोनों को दवाई ने काफी असर कर चुके थे, इसलिए वो दोनों ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और थोड़ा आगे जाते ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस घर में ले आते हैं और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों को भी होश आ चुके थे और वहाँ पर उन दोनों के सभी कपड़े उतारकर उनके हाथ लोहे की जंजीर से बांध दिया गया था और उनके सामने दो बड़े बड़े कंटेनर भी होता है, जिसे देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग कहाँ पर हैं। इसलिए वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं थे। और तभी वहाँ पर जेड आकर उन दोनों को कहता है कि अब तुम लोग हमारे जाल में फंस चुके हो और तुम दोनों को यहाँ पर बचाने के लिए भी कोई आने वाला नहीं है, जिसे सुनकर वो दोनों काफी डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस नाम का एक और लड़का भी आता है। उसके बाद वो केटी
केटी को उसके फोन दिखाते हुए कहता है कि जेसन नाम के एक आदमी ने तुम्हें मैसेज किया था और तुमने पिछली बार के मैसेज में भी एप्पल लिखकर भेजा हुआ है, जो कि उस मैसेज का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं थे। जिस पर केटी घबराते हुए उनको बता देती है कि एप्पल एक कोड है, जिसका मतलब ये है कि हम दोनों सेफ हैं। ये सुनने के बाद बोरिस भी जल्दी से जेसन को रिप्लाई करता है कि यहाँ पर सब ठीक है, और उसने अंत में एप्पल भी लिखकर भेज देता है ताकि जेसन को ऐसा लगे कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वो लोग उन दोनों के साथ काफी गलत काम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर उन दोनों को लगता है कि अब पुलिस उन्हें बचा लेगा, इसलिए वो दोनों काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो दोनों समझ जाती है कि वो पुलिस ऑफिसर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती है। इसलिए वहाँ पर वो दोनों उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उन दोनों को यहाँ से जाने दिए तो वो दोनों उन्हें काफी सारे पैसा देगा, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग उनकी बातें नहीं सुनता, और उल्टा ही वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर केटी को जबरदस्ती एक कंटेनर के अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद वो केटी के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन ये सब होते हुए भी वो दोनों कुछ नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ जेसन को काफी चिंता होने लगता है, क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया था, हालांकि उसने हर बार अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहे थे। और तभी वो समझ जाता है कि वो दोनों जरूर किसी मुसीबत में है और उनका फोन भी किसी और ने ही इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो जल्दी से न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करके केटी और स्लोनी के बारे में पूछती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों तो कभी वहाँ पर पहुँची ही नहीं थी, जिसके बाद उसको यकीन हो जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है। इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर फिर से एक आदमी आ जाता है, और वो आदमी स्लोनी को लेकर कंटेनर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो आदमी स्लोनी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर ये सब होते हुए भी वो दोनों कुछ नहीं कर पाती। दरअसल ये लोग यहाँ पर पैसों के लिए केटी और स्लोनी को इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर जेड आकर केटी और जेनी के मुंह पर मास्क पहना देते हैं। और तभी वहाँ पर उन दोनों के सामने मास्क पहने हुए एक आदमी आ जाता है, जिसे देखते ही जेड और लूकस उन दोनों की मास्क हटा देते हैं। लेकिन वो दोनों उस आदमी को देखते ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पर वो आदमी स्लोनी को चुनता है। उसके बाद वो आदमी स्लोनी को कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन में जाकर एक पुलिस ऑफिसर से केटी और स्लोनी के बारे में बातें करने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती किया था। और तभी जेसन उसे कहता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ और मुझे शक है कि मेरी भतीजी का अपहरण हुआ है। जिस पर पुलिस ऑफिसर उनसे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जहां पर जेसन उसको बताता है कि मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि एक बार में सिर्फ एक ही कोड का इस्तेमाल करना, लेकिन उसने उस कोड को दोबारा भेजा। इसका मतलब ये है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है। जिसे सुनकर वो पुलिस ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से बोरिस को फोन करके जेसन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर बोरिस काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो वहाँ जाकर जेड से कहता है कि अब हमें जल्दी इन दोनों लड़कियों को मारना होगा, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन वही चुपके से उन दोनों की बातें केटी ने सुन रही थी, मगर तभी वहाँ पर बोरिस आकर उसको पकड़कर कंटेनर में ले जाता है। उसके बाद वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और वही दूसरी तरफ जेसन उन दोनों को खोजते खोजते उसी कैफे में पहुँच जाता है जहाँ पर केटी और स्लोनी को आखिरी बार देखा गया था। और वहाँ जाकर जेसन एक आदमी से केटी और जेनी के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केटी स्लोनी को बताती है कि ये लोग हमें मारने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेड और बोरिस एक आदमी को लेकर उन दोनों के पास आता है। उसके बाद वो दोनों उस आदमी को वहीं छोड़कर केटी और स्लोनी को कुछ देर के लिए ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन दोनों के जाते ही केटी धीरे धीरे उस आदमी के पास जाकर उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिससे वो आदमी भी उस पर फिदा होने लगता है। लेकिन जैसे ही केटी उस आदमी के करीब आती है तो तभी अचानक वो उसके गले पर काट लेती है, जिससे वो आदमी चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों जल्दी से अपनी हाथ खोलकर वहीं पर छुप जाती है। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर देखता है तो वहाँ पर केटी और स्लोनी नहीं होती, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन इसी मौका देखकर वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाती है।
उसके बाद वो दोनों सीधा एक मॉल में जाती है और वहाँ से बहुत सारा सामान खरीदने लगती है। दरअसल ये दोनों उन सभी लोगों के साथ बदला लेने का फैसला किया था, इसलिए वो दोनों यहाँ से बहुत सारे चीजें खरीद कर ले जाती है। इसके बाद केटी मॉल के कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का पता पूछती है, जिसे सुनते ही वो भी उन दोनों को बोरिस के घर का पता बता देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जेसन भी उस कार कंपनी तक पहुँचता है जहाँ उसको भी बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें बोरिस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर पर म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक केटी और जेनी आ जाती है, जिसे देखकर बोरिस काफी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर केटी ने एक टेनिस बॉल को उसके चेहरे पर फेंक देती है, जिसमें काफी सारे कील लगे हुए थे, जिससे वो काफी जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने केटी और स्लोनी बैठी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। इसलिए वो उन दोनों से माफी मांगते हुए छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों उसके बातों को इग्नोर कर देता है और उसे मारते हुए बोरिस को मास्क पहने हुए आदमी के बारे में पूछती है, जिस पर वो भी बिना कुछ सोचे जल्दी से उन दोनों को उसके बारे में बता देता है। उसके बाद वो दोनों कीलों से भरा हुआ डंडा उसके पिछवाड़े में घुसा देती है, जिससे वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन भी पहुँच जाता है और जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो तब तक वहाँ पर बोरिस के मौत हो चुके थे। मगर तभी उसको बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखता है तो तब तक केटी और स्लोनी वहाँ से निकल चुकी थी। इसके बाद जेसन फिर से पुलिस स्टेशन जाकर केटी और स्लोनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो ऑफिसर उसके बातों को इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर जेसन को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो एक बार फिर से केटी को कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर केटी का फोन तो उस पुलिस ऑफिसर के पास होता है, जिसे देखकर जेसन अपने गन निकालकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ केटी और स्लोनी उस आदमी को खोजते हुए एक चर्च में पहुंचती है। दरअसल वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर होता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि वो दोनों उसके लिए ही आया है। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से केटी आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की ओर ले जाती है और उसको टाउन के बीचों बीच पेट्रोल डालकर जिंदा जला देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर ने जेसन को पकड़कर एक कुर्सी से बंधा हुआ था और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर फिर से और नई लड़कियों को किडनैप करके ले आता है। लेकिन तभी वहाँ पर केटी और स्लोनी भी आ जाती है। उसके बाद केटी उस पुलिस ऑफिसर के सर पर डंडा मारकर बेहोश कर देती है। अब थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाता है, जिसे देखकर वो काफी घबराया जाता है और वो डर के मारे उन लोगों से माफी भी मांगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता। उसके बाद केटी और स्लोनी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसके साथ खेलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन बार बार ट्रिगर दबाने से भी गोली नहीं चलता, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर हंसने लगता है। लेकिन तभी केटी उसे शूट करके मार डालती है। उसके बाद वो उन दोनों लड़की और जेसन को भी आजाद करके वहाँ से चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मारिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में ड्रिंक कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका सर घूमने लगता है। उसके बाद वो तुरंत बेहोश हो जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो भी खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और उसके सामने जैड भी मौजूद होता है, जिसे देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अचानक यहाँ पर कैसे आया। लेकिन तभी वहाँ पर केटी और जेनी आती है। उसके बाद केटी ने एक डंडे से जैड को मारने लगती है, जिससे जैड दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर केटी नहीं रुकती और उसे मार मार कर उसकी जान ले लेती है। ये देखकर मारिया काफी रोने लगती है, क्योंकि जैड उसके बेटा था। उसके बाद वो दोनों मारिया को लूकस के पास लेकर आती है और वहाँ पर लूकस को एक डंडा देकर उसे अपनी ही मॉम को मारने के लिए कहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे शूट करके मार देगा। लेकिन यहाँ पर लूकस अपने माँ को नहीं मार पाता, इसलिए स्लोनी उसको शूट करके खुद मार डालती है। उसके बाद वो उस गन को साफ करके लूकस के हाथ में रख देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वो लोग आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार डाला। ये देखकर मारिया काफी डर जाती है, इसलिए वो उन दोनों को कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर केटी और स्लोनी उसकी बातों इग्नोर कर देती है। उसके बाद केटी एक चेनसो मशीन उठाती है और उसके पास आकर उसका सर काट कर बॉडी से अलग कर देती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन उन दोनों को लेकर वापस अपना घर चला जाता है। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो दोनों फिर से अपने प्रोजेक्ट पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर पार्क में पहुँच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।